जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। बेहद शानदार ये सवाल होने वाले हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस या सीडीएस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारे बैचेस चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी समग्र बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे बैचेस की डिटेल्स रहती हैं। इसमें देखिए, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और ये जेकेपीएससी में पूछा गया है 2025 में। तो पहला आप वीडियो पोस्ट करिए, अटेम्प्ट करिए, देन आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें 4 स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट, यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो पूरे देश के लिए या फिर उसके कुछ हिस्से के लिए कानून बना सकती है। दूसरा कह रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर पूरे राज्य या फिर कुछ हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तीसरा, पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन में भी उनके पास पावर है। चौथा है कि राज्यसभा किसी भी सब्जेक्ट को जो स्टेट लिस्ट का है, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र हित में रेजोल्यूशन पास करके, जो कि 2/3 मेजोरिटी का होगा ऑफ टोटल मेंबरशिप, उस सब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकती है। तो नॉर्मली क्या होता है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है इंडिया के लिए, बट समटाइम्स पार्लियामेंट्री लॉ का इफेक्ट आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। तो आर्टिकल 245 का क्लॉज 2 एक जस्टिफिकेशन देता है कि जस्ट बिकॉज द लॉ ऑपरेट्स आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए सिर्फ इस बेस पे कि तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अप्लाई हो रहा है। आई होप आप समझ पाए। मान लो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया कि सर्टेन एक्टिविटीज़ जो इंडियन कंपनीज़ की जो बाहर काम कर रही हैं उनको लेकर कोई कानून बनाया गया। मान लो एक्स कोई कंपनी है, ये यूएस में ऑपरेट करी है तो इंडियन बेस्ड, तो इसको लेकर अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो वो चीज़ इस पर्टिकुलर कंपनी में भी अप्लाई होगी, इवन दो द पार्ट ऑफ द लॉ अफेक्ट्स एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडियन टेरिटरी। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये इनवैलिड कर दिया जाए। तो ये बात है आर्टिकल 245 के क्लोज 1 में ये मेंशन्ड है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगी इंडिया या इंडिया के किसी पार्ट के लिए, होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। और इसी में आप देखो तो इन्होंने बता रखा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाएगी होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, है ना। जबकि आर्टिकल 245 का क्लोज 2 क्या कहता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की बात करता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ दैट स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री लॉज। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है इंटायर टेरिटरी के लिए और इसके लिए। दूसरा कह रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर वाली बात, ये भी सही है, पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी है। और चौथा जो कह रहे हैं कि राज्यसभा किसी सब्जेक्ट को जो स्टेट लिस्ट का है, इसको लेकर क्या पावर है राज्यसभा के पास, तो इसके लिए दोस्तों आपको ये मेजोरिटी थोड़ा समझना होगा। आर्टिकल 249 में बात की गई है नेशनल इंटरेस्ट में रेजोल्यूशन की। इसमें यह कहा गया है कि राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन जिसमें यह कहा जाता है कि इट इज़ नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट फॉर पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन अ मैटर इन स्टेट लिस्ट। है तो वो स्टेट लिस्ट का मुद्दा, बट वो नेशनल इंटरेस्ट में है, राष्ट्र हित में है। इस वजह से राज्यसभा के पास ये पावर है कि रेजोल्यूशन पास करके उस चीज़ को अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसमें रिक्वायर्ड मेजोरिटी कैसी है, वो है 2/3 की, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। यहाँ कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप, ये वाली बात यहाँ पे गलत है। असल में इसमें जो मेजोरिटी रिक्वायर्ड है वो है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इस वजह से ये चौथा गलत है। यहाँ इन्होंने कह दिया टोटल मेंबरशिप का 2/3, नहीं, जितने प्रेजेंट है उनके 2/3 की बात की जा रही है। 4 तरह के मेजोरिटी होते हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, इन केस अगर वो कभी रिपीट करें तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। 4 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी की बात की जाती है। तो सबसे पहला है इसमें सिंपल मेजोरिटी। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। तो सिंपल मेजोरिटी क्या है, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, तो ये ना ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए होता है, ठीक, जैसे ऑर्डिनरी बिल के लिए तो सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है। दूसरा होता है इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी।
एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है 50%, मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो ये जनरली रेलेवेंट होता है अगर गवर्नमेंट या मेजोरिटी वगैरह फॉर्म करने की बात है, तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है। देन इसका एक और टर्म है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो इसमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, टोटल मेंबरशिप में से वैकेंसीज हटा दिया जाएगा जो खाली सीट्स हैं उनको, है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है उस पर्टिकुलर हाउस का, उसके 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाएगा। देन इसके बाद स्पेशल मेजोरिटी, ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। स्पेशल मेजोरिटी में क्या है कि अलग अलग तरीके हैं इसके। जैसे आर्टिकल 249 के केस में आप देखो तो यहाँ पे 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग की बात की जाती है ना। अगर राज्यसभा के पावर की बात की जाए कि वो पार्लियामेंट के स्टेट लिस्ट के मुद्दे को लेजिस्लेट कर सकते हैं नहीं नेशनल इंटरेस्ट में, तो उसमें 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में क्या है कि मेजोरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप की ऑफ ईच हाउस एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं स्पेशल मेजोरिटी के। और ये बात आपको समझनी होगी कि फ़र्क क्या है। एक तो टर्म है 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप, और एक और स्पेशल तरह की मेजोरिटी है वो है 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। दोनों में बहुत फर्क है। मान लो राज्यसभा में 245 मेंबर है, 180 प्रेजेंट है इसमें से, जिसमें से 170 वोट करते हैं। तो आर्टिकल 249 के केस में क्या होगा, इनका जितना इन्होंने वोटिंग करा ना उनका 2/3 लिया जाएगा, 170 का 2/3 लिया जाएगा, 170 का 2/3 लिया जाएगा। तो ये रफली कितना आएगा, 340 डिवाइडेड बाय 3, 1 एंड 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट, तो 114 ले लेते हैं। तो 114 वोट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 245 मेंबर का 2/3 नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाली डिफरेंस है जो आपको समझ आना चाहिए कि 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग का मतलब क्या है कि कितने प्रेजेंट हैं। 245 मेंबर्स हैं अगर टोटल, उसमें से अगर 180 प्रेजेंट है जिसमें से 170 नहीं वोटिंग करा, तो 170 का 2/3 होता है 114। तो 114 वोट्स रिक्वायर्ड होंगे, 114 वोट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब अगर ये 2/3 मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप कहते हैं तो हम क्या करते हैं, 245 का 2/3 लिया जाता है इस केस में, जो कि होता 490 डिवाइडेड बाय 3, और ये आता 1, देन ये 19 है तो 3 6 18 एंड ये 3, तो 164 रफली होता। तो यहाँ पे 114 वोट्स रिक्वायर्ड है। बट अगर आप 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी देखोगे तो यहाँ पे 164 वोट्स रिक्वायर्ड होंगे। दोनों में बहुत फर्क है क्योंकि ये टोटल मेंबरशिप की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट इन वोटिंग, कितने प्रेजेंट, सारे तो प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना, और उसमें से भी वोटिंग देखा जाएगा, सारे तो वोट नहीं करेंगे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट फ्रॉम दैट स्टेट लिस्ट टू बी ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट बाय रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, नहीं ऑफ 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। ये होगा सही सेंटेंस। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बारीकियाँ आपको पता होनी चाहिए। अक्सर ऐसे टैप मिलते हैं एग्जाम में। आंसर शुड बी ऑप्शन सी 1 2 and 3। ये वाली चीज़ आप अगर आर्टिकल से पढ़ना चाहो तो आप ये पढ़ सकते हो कि इन्होंने क्या बता रखा है। ये यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे 249 में, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the member present in voting, है ना, that it is necessary or expedient in the national interest, राष्ट्र हित में ये जरूरी है, that parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the state list specified in the resolution, है ना। तो स्टेट लिस्ट के अगर कोई मुद्दे हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में, तो इसमें ये पावर है राज्यसभा की। ये क्वेश्चन भी है और ये CAPF के एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। उम्मीद है आपने इसे भी अटेम्प्ट किया होगा। क्या कह रहे हैं कि स्टेट लिस्ट में लॉ पास करने को लेकर कुछ बातें हैं। पहला ये कि इवन इन द स्टेट लिस्ट एक्सक्लूसिवली यानी कंप्लीटली रिजर्व फॉर द स्टेट्स
पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। इवन स्टेट लिस्ट में, जो कि खास तौर से राज्यों के लिए है, कुछ मुद्दे हैं जिनमें पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। पहला ये है। दूसरा कह रहा है पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। तो पहला और दूसरा क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, विरोधाभास है, दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। मैंने ये आपको कई बार बताया है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। एक में कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती, दूसरे में कह रहे हैं पार्लियामेंट किसी भी हाल में लेजिस्लेट नहीं कर सकती। दो बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं। तीसरा कह रहा है रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग इज रिक्वायर्ड टू पास्ड बाय द राज्यसभा टू पास अ लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट। यानी 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग रिक्वायर्ड होंगे, तभी वो राज्यसभा में ये लॉ पास हो पाएगा जो स्टेट लिस्ट का होगा, जो स्टेट लिस्ट का होगा, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा कि जितने मेंबर्स हैं उसमें से जितने प्रेजेंट हैं और जितना वोट कर रहे हैं, वोटिंग का 2/3 देखा जाएगा, और अगर ये पास हो जाता है, यानी अगर इनके फेवर में वोटिंग मिल जाती है, तो वो वाली चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में पास्ड मानी जाएगी। तो तीसरा सही है, बट दूसरा गलत है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, दूसरा हटा दो आप, आंसर होगा सी 1 और 3, है ना। तो ये PYQ से ड्राइव्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो सिमिलर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको लैंग्वेज डिकोड करना आना चाहिए, जो कि PYQs में आप सीखोगे। कुछ मेजर पोस्ट और उनसे जुड़े हुए रिमूवल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, क्योंकि अगर उनसे क्वेश्चन बने तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो जैसा कि आप जानते हो, प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस है ये आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 61 में, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं, इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट को लेकर जो बात है वो ये कि दोनों हाउसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पे, और जो बात मेंशन्ड है वो ये 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसका क्या मतलब है, देखिए, जैसे 2/3 टोटल की जो बात कर रहे हैं वो कैसे काम करता है। यहाँ पे सपोज हाउस में 300 मेंबर्स हैं, तो 2/3 रिक्वायर्ड है, यानी 300 का 2/3 कितना होगा, 200। तो इवन 240 मेंबर्स भी क्यों ना प्रेजेंट हो, अगर टोटल सीट्स, टोटल मेंबर्स 300 का है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट 200 की होगी। आप समझ सकते हो प्रोसेस कितना ज़्यादा मुश्किल है। टोटल सीट्स का 2/3 देखा जा रहा है, प्रेजेंट तो उससे कहीं ज़्यादा कम होते हैं, है ना। तो इस वजह से ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बट आप जब वाइस प्रेसिडेंट का केस देखोगे, वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, तो इसमें आप जैसा कि जानते हो कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, उनका जो इनिशिएशन है रिमूवल रेजोल्यूशन का, ये केवल राज्यसभा में स्टार्ट होता है ना, राज्यसभा में स्टार्ट होता है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के ही चेयरमैन होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा जाता है कि मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्लस एग्रीमेंट ऑफ लोकसभा। सिर्फ लोकसभा की एग्रीमेंट चाहिए यहाँ पे। तो मान लो राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, जिसमें से 5 वेकेंट है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना है, 240। 240 का इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, इसका हाफ, 240 का हाफ कितना होगा, यह आएगा 120, यानी 120 से ज़्यादा, मतलब 121 सीट्स की रिक्वायरमेंट, 121 वोट्स की रिक्वायरमेंट होगी राज्यसभा में। अगर यहाँ पे टोटल सीट 245 है, जिसमें से 5 वेकेंट है, तो 240 आई इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी निकल कर आई, 121। 121 क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, यानी कौन सी प्रोसेस रिक्वायर्ड होगी, तो वो होगी इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जजेस का कॉन्सेप्ट देखें, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 124 में, 124 अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो, और हाई कोर्ट की बात की जाए 217 में मेंशन्ड है। यहाँ पे दोनों हाउसेस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो टर्म यूज किया गया है वो है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग।
अगर लोकसभा के केस में देखा जाए तो टोटल मेंबर 543 है, टोटल मेंबरशिप 543 है। मान लो 450 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो दो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। रिक्वायरमेंट 1 क्या है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो टोटल मेंबरशिप कितनी है? 543। 543 की मेजोरिटी देखी जाएगी, तो ये कितना निकल कर आएगा? ये 2 है एंड देन ये 7 और ये 1, 271.5, यानी 272, एटलीस्ट 272 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे अगर फर्स्ट कंडीशन हम देखें तो, जो कि है क्या? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। बट एक और कंडीशन है, रिक्वायरमेंट 2, और वो क्या है? वो है कितने प्रेजेंट और एंड वोटिंग हैं, उनका 2/3 देखना है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं? 450 हैं, तो 450 का 2/3 ये कितना आएगा? ये आएगा 300। तो इनमें से कौन ज़्यादा है? 300 ज़्यादा है, तो 300 वोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया। ये मुश्किल बनाने के लिए, ताकि आसान ना हो जज का रिमूवल, इस वजह से ऐसा किया गया है। अगर आपको ना समझ आया हो तो फिर से मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो टोटल मेंबरशिप 100 है, टोटल मेंबरशिप 100 है, तो ये इसका अगर हम देखें तो ये पहली जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा क्या आएगी? 50+1 यानी 51 आएगी, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट। उससे कोई मतलब ही नहीं है, टोटल मेंबरशिप का हाफ देखना है। क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है ना, वो आप ध्यान से पढ़ो, मेजोरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप की। टोटल मेंबरशिप अगर 300 है तो 300 का हाफ +1 किया जाएगा। अगर टोटल मेंबरशिप 100 है तो 100 का हाफ +1 किया जाएगा। ये मेजोरिटी का मतलब वही होता है, आधा से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो प्रेजेंट की अगर हम बात करें, जो कि सेकेंड कंडीशन है, कंडीशन 2, उसका 2/3 देखा जाएगा। और ये चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? प्रेजेंट एंड वोटिंग में लिख देता हूं यहाँ पे, और ये है 2/3 रिक्वायरमेंट, और ये लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, है ना, हाइयर कौन सा है। जैसे अगर मान लो 30 मेंबर ही प्रेजेंट हैं, टोटल मेंबरशिप 100 है, बट 70 MPs एब्सेंट हैं, केवल 30 ही प्रेजेंट है, तो 30 का 2/3 कितना होगा? 20। बट एटलीस्ट 51 सीट्स तो चाहिए ही, क्योंकि टोटल मेंबरशिप जो है उसकी मेजोरिटी 51 आ रही है। 100 लोग हैं ना, तो इसका मेजोरिटी +1 मतलब हाफ +1 51 आ रहा है, तो यहाँ पे से 51 रिक्वायरमेंट होगी। तो आप समझो दोस्तों कितना मुश्किल है। अगर 100 MPs हैं, मतलब 100 टोटल सीट्स हैं, तो उसमें से 51 लोग अगर फेवर में वोट करेंगे कि हाँ रिमूवल होना चाहिए, तो ही ये प्रोसेस इनिशिएट होगा, है ना। दैट्स हाउ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज इन केस ऑफ जजेस। अगर मान लो 60 लोग प्रेजेंट है, तो उस केस में इसका 2/3 कितना होगा? 60 का 2/3 होता है 40, है ना। बट यहाँ पे स्टिल ये नंबर 51 है, जो कि हाइयर है। बट अगर मान लो 90 लोग प्रेजेंट हैं, तो इस केस में क्या होगा? 90 का 2/3 कितना होता है? 90 का 2/3 होता है 60, तो यहाँ पे हाइयर क्या होगा? 60, तो 60 रिक्वायरमेंट होगी। कंडीशन 2 यहाँ पे अप्लाई कर जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कहलाती है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये सारी बातें हैं, आई होप आपको समझ आया। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स है रिमूवल में, है ना। लोकसभा के स्पीकर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जैसे यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी वाली बात देखने को मिलती है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में देखने को मिलती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल की प्रोसेस में कौन सी मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, तो आप कहोगे कि इफेक्टिव मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, जो कि बहुत सिंपल है। अगर लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की बात करें, जो कि आर्टिकल 94 में मेंशन है उनके रिमूवल की बात, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? मेजोरिटी ऑफ, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली इफेक्टिव मेजोरिटी, ये टर्म आपको समझना है, इफेक्टिव मेजोरिटी। जैसे अगर टोटल सीट्स 543 हैं, इसमें से मान लो वेकेंट सीट्स, यानी कुछ सीट्स खाली भी तो होंगी, है ना, बहुत सारी सीट्स खाली हो सकती हैं। और अगर मान लो कुछ सीट्स खाली हैं, मान लो लेट सपोज 13 सीट्स खाली हैं, तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 530। तो 530 जो बात की जा रही है लोकसभा के स्पीकर के केस में अगर हम देखें, तो 530 का इफेक्टिव मेजोरिटी कितना आएगा? 530 का हाफ +1, तो ये आ गया 265 +1 यानी 266। 266 वोट की रिक्वायरमेंट होगी और स्पीकर को रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। सेम राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो वहाँ पे भी मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स लगते हैं। यानी अगर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की बात करें
तो मेजोरिटी लगेगी, मान लो टोटल सीट्स 245 हैं जिसमें से 5 वैकेंट है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना है 240, तो 240 में से हाफ करेंगे 120 आएगा +1, यानी 121 वोट्स अगर फेवर में आते हैं तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को रिमूव कर दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये टर्म आपको ध्यान रखना है, इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये HCS 2026 में पूछा गया है। इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो पहले मैं स्टेटमेंट्स पे जूम आउट कर रहा हूँ, या आप पहले पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। अब ये इसके ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस इस तरीके से हैं, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 या 4, आपको बताना है सही वाला, है ना। तो पहला कह रहे हैं, तब ये आप पूरा पढ़ ही चुके होगा, मैं पूरा डायरेक्टली एक्सप्लेन ही करता हूँ इस चीज़ को। लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर ये क्वेश्चन है ना, तो पहले पूरा समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, ये स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस है। जैसे राज्यसभा है ना सेंटर में, वैसे ही स्टेट में है, अपर हाउस कहते हैं। और उन स्टेट्स में है जिनमें बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, सारे स्टेट्स में तो नहीं है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पहले देखते हैं। आर्टिकल 168 में ये मेंशन है कि स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल या बाय कैमरल दोनों तरीके से हो सकता है। आर्टिकल 169 में बात की गई है कि ये क्रिएशन या अबोलिशन किस तरीके से होगा स्टेट, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट में, विधान परिषद कहते हैं हिंदी में। 170 आर्टिकल में बात की गई है कॉम्पोजिशन कैसा होगा इनका, कॉम्पोजिशन कैसा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, है। तो यहाँ पे काउंसिल है, यहाँ पे असेंबली है। और 171 में बात की गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉम्पोजिशन की। अब आर्टिकल 171 में कॉम्पोजिशन की बात की गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो ये कॉम्पोजिशन बड़ा ही यूनिक है। देखिए, एक पहली बात तो ये कि मोर देन 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये पहली बात है। और 40 मेंबर से कम नहीं हो सकते, 40 मेंबर्स मिनिमम चाहिए, है ना, 40 मेंबर होने चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, है ना। और ये कम से कम कितना होना चाहिए, तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आप रीज़न समझ सकते हो दोस्तों, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज़्यादा अगर बड़ा होगा तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, है ना। और 40 मेंबर से कम होगा तो फिर क्या ही पर्पस है, राइट। तो इस वजह से ऐसा रखा गया है, और ये बात आपको बहुत ज़रूरी है समझना। अब अगर आप बात करो इनके मेंबर्स की, तो बड़ा ही यूनिक सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये मेंबर्स किस तरह से आते हैं वो देखो। तो 1/3 जो है, ये मैं पूरा डिवीज़न कर देता हूँ, 3 पार्ट में इसे मैं डिवाइड करता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 1/3 1/3 1/3, तो जो 1/3 सीट्स हैं ये तो लोकल बॉडीज़ के द्वारा इलेक्ट होंगे। लिख देता हूँ मैं, इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज़। और बाकी जो 1/3 है वो कैसे होंगे, तो बाय MLAs। अब जो 1/3 बच गए, इसका हाफ कर दो आप। 1/3 का हाफ कितना होगा, 1/6 और 1/6। तो इसमें से जो 1/6 है ये गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, तो बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो 1/6, है ना। और 1/6 जो है, इसमें भी 2 पार्ट में ये बढ़ जाएगा, 1/12 और 1/12। तो जो 1/12 है ये बाय ग्रेजुएट्स इलेक्ट होते हैं, और जो 1/12 बच गई ये टीचर्स के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन है, डिवीज़न है। तो ये आप इस तरीके से एक बार टेबल बना लोगे तो बहुत आसानी से ये आपको याद रह जाएगा, है ना। ऐसे सबसे बेस्ट तरीका है इसे याद रखने का, 1/12। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इनके मेंबर्स किस तरह से इलेक्ट होते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा 1/3 इलेक्ट होते हैं, और बाकी जो 1/3 है वो MLAs के द्वारा इलेक्ट होते हैं। 1/12 जो है ये ग्रेजुएट के द्वारा, और 1/12 जो है टीचर के द्वारा, और जो 1/6 है ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। अब गवर्नर किन्हें नॉमिनेट करेंगे, सवाल ये है। तो वही सिंपल सा प्रोसेस है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, है ना, इन चीज़ों में जिनका स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। और कुछ बातें और दोस्तों, ये तो आप जानते हो कि एक तरीके का परमानेंट हाउस है, ये एक परमानेंट हाउस है। लेट मी जूम इन, इट्स अ परमानेंट हाउस, और इसका सिंपल मतलब ये है कि इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड जस्ट लाइक द राज्यसभा, है ना। और 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 सालों में, और हर एक जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे उनका 6 साल का टर्म होगा, जैसे राज्यसभा मेंबर्स का होता है। मिनिमम एज क्या है, तो वही जो राज्यसभा के मेंबर्स का है, बहुत सिमिलर तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना। और अनलाइक द असेंबली, इट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड।
जैसे राज्यसभा के केस में होता है। तो वो सिमिलर सी चीज़ें हैं। बाकी अगर पावर की बात करें तो डेफिनेटली ये लेजिस्लेटिव असेंबली से वीकर है कई मामलों में। जैसे अगर ऑर्डिनरी बिल की बात करो तो काउंसिल डिले कर सकती है बिल को, है ना, बट परमानेंटली ब्लॉक नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ें हैं। मनी बिल के केस में अगर आप देखो तो डेफिनेटली मनी बिल जिस तरीके से लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है उसी तरीके से यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है। बस 14 दिन का ही इन्हें मौका मिलता है रिकमेंडेशन देने का। और अगर आप इसे इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट से समझो कि कितने स्टेट्स में हैं, तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है करेंटली। तो ये कुछ बातें हैं। अच्छा, कई जगहों पे ये ट्रैप बनाया जा सकता है, क्या गवर्नर क्रिएट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो ये बात गलत होगी। ये बात डेफिनेटली गलत है। और दूसरा ये आपसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ही इसके क्रिएशन को इनिशिएट करता है अकेले, तो ये बात भी गलत होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें सही है ना। और कई बार वो आपसे पूछते हैं कि क्या काउंसिल डायरेक्टली इलेक्ट होती है, तो ये बात भी गलत होगी, है ना। जिस तरह का राज्यसभा का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, उसी तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या काउंसिल मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, तो इसका जवाब है नो, काउंसिल मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। सवाल ये है कि क्या जब अबोलिशन होगा तो आर्टिकल 368 को अमेंड किया जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, है ना। इसमें भी आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तरीके का परमानेंट अपर हाउस है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। और ये जो असेंबली का क्रिएशन या अबोलिशन है, ये जो काउंसिल का क्रिएशन या अबोलिशन है, ये असेंबली शुरुआत करती है इसकी, बट पार्लियामेंट ओवरऑल डिसाइड करती है। ब्रीफ में मैं आपको क्रिएशन भी समझा देता हूँ, क्रिएशन और अबोलिशन किस तरीके से होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। सबसे पहले क्रिएशन की बात करते हैं। तो पहला स्टेप ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी उस राज्य की विधानसभा, वो रेजोल्यूशन पास करेगी। और इस रेजोल्यूशन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा कह रहे हैं, दे हैव टू पास अ रेजोल्यूशन, है ना, रेजोल्यूशन पास करना होगा। और इस रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, स्पेशल मेजोरिटी, है ना। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि मेंबरशिप लगेगी, मेजोरिटी ऑफ, मैं लिख देता हूँ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। इसके अलावा 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, है ना, जो वाली चीज़ हमने देखी। तो उम्मीद है आप रिलेट कर पा रहे होगे, है ना, कि ये स्पेशल मेजोरिटी किस तरीके की चाहिए। मान लो किसी स्टेट की असेंबली में 100 सीट्स हैं, 100 मेंबर्स हैं, और मान लो 75 प्रेजेंट हैं और वोट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, टोटल मेंबरशिप कितनी है। तो टोटल मेंबरशिप कितनी हुई, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप हुई 51, है ना, और 75 प्रेजेंट इन वोटिंग थे। तो इसका 2/3 कितना होगा, 75 का 2/3 होगा, ये 50 होगा, है ना। तो यहाँ पे एटलीस्ट 51 वोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एटलीस्ट 51 वोट्स होंगे तभी ये रेजोल्यूशन रिकमेंडेशन में जाएगा पार्लियामेंट में, है ना। तो ये इतना मुश्किल प्रोसेस है। ऐसे तो हर दूसरे स्टेट कहेंगे कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो ये वाली जो बात है वो देखने को मिलती है ना। तो इसके बाद फिर अब सेकेंड स्टेप, अगर यहाँ पे 51, ये हमने देखा ना 51 रिक्वायरमेंट है, अगर ये 51 इनके फेवर में वोटिंग आती है, टोटल सीट्स अगर 100 हैं और 75 अगर प्रेजेंट इन वोटिंग है, तो इसका 2/3 आ रहा है 50, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रही है 51 की, है ना। तो यहाँ पे अगर 51 वोट्स मिल जाते हैं तो ये जो रिकमेंडेशन है ये पार्लियामेंट के पास जाती है, और पार्लियामेंट क्या करते हैं वो देखते हैं। तो ये स्टेप सेकेंड है। फर्स्ट स्टेप में तो पहले रेजोल्यूशन ही पास नहीं हो पाएगा, वही बहुत मुश्किल प्रोसेस है। जिन स्टेट्स में पास होगा उनके बाद ये पार्लियामेंट के पास जाएगा, और असेंबली जब रेजोल्यूशन को पास कर देती है तो पार्लियामेंट अगर इस लॉ को फाइनली पास कर देंगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट या अबॉलिश हो सकता है ना। और ये वाली जो चीज़ है वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगी, और आई होप आप इसका रीज़न लॉजिक सारा अच्छे से समझ रहे होगे, क्योंकि पहले ही ये स्पेशल मेजोरिटी से गुजर चुका है प्रोसेस, तो इस वजह से, है ना। तो असेंबली जब रेजोल्यूशन को पास कर देगी तो पार्लियामेंट लॉ पास करके सिंपल मेजोरिटी से ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या अबॉलिश कर सकते हैं, है ना। तो पार्लियामेंट पास करती हैं दिस बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो असेंबली का रेजोल्यूशन है
यानी जो स्टेट की असेंबली है उनका जो रेजोल्यूशन है वो खुद में क्रिएट या अबॉलिश नहीं कर सकता है काउंसिल को, क्योंकि वो तो बस रेजोल्यूशन पास करेंगे, इसके बाद पार्लियामेंट के पास जाएगा, तो पार्लियामेंट के पास ये फाइनली पावर है। कुछ जगहों पे ट्रैप है कि क्या पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की जरूरत है अंडर आर्टिकल 368, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 में अगर इस तरीके से संशोधन करने लगे तो ये तो बस अमेंडमेंट ही होता जाएगा, हर दूसरा स्टेट जब रेजोल्यूशन पास करेगा तो फिर ये इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें वो बिना अमेंडमेंट के हो जाती हैं। तो इसी तरीके से क्यों? क्योंकि ये इस लॉ को ऑर्डिनरी लॉ के रूप में देखा जाता है ना। तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड भी नहीं है कि वो असेंबली के रेजोल्यूशन पर एक्ट ही करें, वो चाहें तो रिकमेंड कर सकती हैं या क्रिएट कर सकती हैं, अगर नहीं चाहें तो क्रिएट नहीं करेंगी, है ना। तो ये वाली बात देखने को मिलती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन्हें सॉल्व कर लोगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है पार्लियामेंट अगर चाहे बाय लॉ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकती है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी। नहीं, जो स्टेट पास करेंगे वो सिंपल मेजोरिटी नहीं है बल्कि स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है। हमने देखा टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी चाहिए प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग चाहिए, तो ये मुश्किल प्रोसेस है, तो ये वाली बात गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की है उनका कोई रोल नहीं है अबोलिशन में, बट ये बात तो गलत है। हमने देखा क्रिएशन और अबोलिशन दोनों में ही स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी साफ तौर से गलत है। तो ये जो बात है ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है, ये साफ तौर से गलत है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये स्टेट असेंबली के द्वारा तो डायरेक्टली डन नहीं होता है, बट असेंबली ही इनिशिएट करती है ना। मान लो स्टेट एक्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल है और वो उन्हें अबॉलिश करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप क्या होगा कि उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी, और जिसमें बहुत मुश्किल प्रोसेस है, मैंने आपको बताया मेजोरिटी लगेगी टोटल मेंबरशिप की, इसके अलावा 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग होनी चाहिए। मान लो अगर 100 मेंबर है, वही जो मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल समझाया है ना, तो उतना मुश्किल प्रोसेस है ये। देन इसके बाद पार्लियामेंट इस पर कंसिडरेशन करेगी और असेंबली का जो रेजोल्यूशन है वो पार्लियामेंट को जब भेजा जाएगा तो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, है ना, ऑर्डिनरी मेजोरिटी के थ्रू अबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ये वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है और पास में हुआ भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहले हुआ ही नहीं है। जम्मू कश्मीर का केस हमने देखा, इससे पहले वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, पंजाब में, बहुत सारे स्टेट्स में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी बट उन्हें अबॉलिश किया गया है। तो ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का ही मेन योगदान है, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास करके पार्लियामेंट को भेजती हैं, देन पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी का यूज़ करके इसे अबॉलिश या क्रिएट कर देती हैं। तो ये गलत है। और तीसरा देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बात सही है, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 90 मेंबर्स है तो यहाँ पे 30 होने चाहिए। क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि एटलीस्ट 40 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे, है ना। तो अगर ये 160 हैं तो इनका 1/3 चाहिए, तो ये मैं 150 ले लेता हूँ, तो 50, है ना, एटलीस्ट 50 मेंबर्स यहाँ पे चाहिए, तभी वो चीज़ फॉर्म होगी, क्योंकि ये 40 से ज़्यादा है ना, और 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता यहाँ पे सीटें। तो ये दो कंडीशंस हैं जो आपको समझनी है, मिनिमम 40 है और मैक्सिमम 1/3 है, किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये वाली बात यहाँ पे बिल्कुल सही देखने को मिल रही है। चौथा कह रहा है 1/12 ऑफ द मेंबर आर इलेक्टेड बाय पर्सन रिजाइडिंग इन द स्टेट हु हैव बीन ग्रेजुएट्स। हाँ, तो ग्रेजुएट्स वाली बात भी देखने को मिलती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स। स्टेट पीसेस के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट की चीज़ है, तो अक्सर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। पहला कह रहा है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नहीं, 1/3 होता है ना, ये हाफ तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि जो गवर्नर स्टेट के नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन को ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो क्या चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं? क्या ये बात सही है, चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। बेसिकली जो मेंबर्स हैं ना, ये अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं चेयरमैन को फ्रॉम एमंग देमसेल्व्स, वो खुद में से इलेक्ट करते हैं, गवर्नर नॉमिनेट नहीं करते हैं। जैसा आप राज्यसभा का केस देखते हो, सेम वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है ना। तो आप पैरेलली पढ़ोगे ना इन दोनों चीज़ों को, राज्यसभा और काउंसिल को साथ में, तो बहुत आसानी से आप रिलेट कर लोगे। बाकी गवर्नर किन्हें नॉमिनेट करते हैं आप जानते हैं दोस्तों, 1/6 मेंबर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, तो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर्स को ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, और इनका स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। तो ये मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और बस 1/6 जो ये बात कह रहे हैं कि चेयरमैन को ये नॉमिनेट करते हैं, ये वाली बात गलत देखने को मिलेगी, क्योंकि चेयरमैन जो है वो इलेक्ट होते हैं। ये प्रोसेस इलेक्शन, क्योंकि बहुत मेजर पोस्ट है ये, तो इलेक्ट करते हैं चेयरमैन खुद में से फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स।
तो इस वजह से दोनों बातें गलत है, आंसर होगा डी, नीदर वन नोर टू। 2015 में पूछा गया सिविल सर्विसेज में। एक क्वेश्चन ये है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि आप बताओ अबोलिशन या क्रिएशन वगैरह किन आर्टिकल के थ्रू होता है। तो ये चीज़ इसलिए मैंने इनिशियली ही आपको बता दी है, ये आर्टिकल 169 है। ठीक है, तो आंसर हम बी के साथ जाएंगे, 169। और भी क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। CDS में पूछा गया 2019 में, इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है। पहला कह रहा है स्टेट ऑफ बिहार एंड तेलंगाना हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 1/3, ये बात भी सही है, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा कह रहा है 1/12 ऑफ ऑल मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ लोकल बॉडीज एंड अथॉरिटीज। लोकल बॉडीज़ वाली बात आई गेस यहाँ पे हमने ये पढ़ा है, ये आप देखो 1/3 है ना कि 1/12, तो इस वजह से ये गलत है। और चौथा कह रहा है 1/12 जो है वो ग्रेजुएट्स के द्वारा इलेक्ट होने चाहिए, ये बात सही है। तो आंसर क्या होगा, सी। फिर आप ये क्वेश्चन देखो, तो ये भी मैं जूम आउट कर रहा हूँ, आप आराम से इसे पढ़ लीजिए। देखिए पहला कह रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कि इनके जो इस्टेब्लिशमेंट है ये आर्टिकल 169 में डिफाइंड है। तो क्या है 169 है, तो ये आप देखो क्रिएशन और अबोलिशन की जो बात है ये 169 में डिफाइंड है। देन उसके बाद दूसरा कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड 1/3 एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 40, दोनों बातें यहाँ पे सही है। तीसरा कह रहा है 1/6 ऑफ द मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर बेस्ड ऑन देयर स्पेशल नॉलेज, ये वाली बात बिल्कुल सही है। हमने देखा कि 1/6 जो मेंबर है ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, है ना, ये वाली चीज़ 1/6 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, 1/3 लोकल बॉडीज़ के द्वारा इलेक्ट होते हैं और 1/3 MLAs के द्वारा, फिर 1/6 में पार्टीशन है ग्रेजुएट्स और टीचर्स का। तो इस तरीके से आप टेबल से काफ़ी आसानी से याद रख सकते हो। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल आर सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन 1/3 ऑफ देयर मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ये डिसोल्यूशन जो वर्ड है ये गलत है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है जस्ट लाइक द राज्यसभा, तो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हालांकि इट इज़ पार्सली रिन्यूड, क्योंकि 1/3 जो मेंबर है वो हर दूसरे साल रिटायर होंगे, तो डेफिनेटली इस तरीके से सीट्स की रिफिलिंग होगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, बट चौथा गलत है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स। तो ये इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हैं, और आई गेस क्वेश्चंस हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक और वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी और बाकी के क्वेश्चंस फिर हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो इस वीडियो की रीच और ज़्यादा बढ़ेगी और हम और ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ क्रिएट कर पाएंगे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।